बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में आज बात करेंगे कराची में मुमकिन तौर पर आने वाले तूफ़ान के हवाले से बाइपर जॉय, जिसका खासा जिक्र किया जा रहा है, इंटरनेशनली रिपोर्ट हो रहा है। पाकिस्तानी मीडिया में भी इसकी खबर खासी गर्दिश कर रही है और इस वक्त जो मशीनरी है हुकूमत की, सिंध हुकूमत की बिलखुसूस इस वक्त जो कराची शहर के अंदर मौजूद है, उसकी दौड़ें लगी हुई हैं। ये तूफ़ान या इसके हवाले से अभी तक की जो पेश गोई की जा रही है वो कोई अच्छी नवीद तो सुना नहीं रही। इसका जिक्र करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस तूफ़ान से डील करने के लिए हमारा जो मेट डिपार्टमेंट है वो किस हद तक अलर्ट करता आ रहा था, ये तूफ़ान किस हद तक ख़तरनाक हो सकता है, इंतज़ामिया ने क्या चीज़ें की हैं, इस तूफ़ान के ख़तरात जो है हमसाया मुल्क भारत के अंदर भी मौजूद हैं। तफसीलात जानने के लिए बात करते हैं चौधरी मोहम्मद असलम साहब से, चीफ़ मेट्रोलॉजिस्ट हैं चौधरी साहब सबसे पहले हमारे बता सकें, अभी चंद रोज़ पहले भी आप और मैं प्रोग्राम में बात कर रहे थे कि मौसमियाती तब्दीलियाँ जो हैं वो बहुत सीरियस होती हैं और इसको सीरियस लिया जाना चाहिए। ये तूफ़ान किस हद तक ख़तरनाक है, और ये बताइए कि आपकी क्या अभी तक की असेसमेंट अंडरस्टैंडिंग है इसके हवाले से सर? जी बिल्कुल, जैसे ये 6 तारीख को बना था अरेबियन सी में लो प्रेशर एरिया, उसको मॉनिटर कर रहा है उसी वक्त से महकमा मौसमियात। तो अभी जो महकमा मौसमियात की जो लेटेस्ट एडवाइजरी कह लें आप, वो 450 किलोमीटर अवे है साउथ में कराची के। अच्छा। तो इसका 14 तारीख तक तो ये शुमाल की तरफ मूव करेगा, लेकिन फिर ये शुमाल मशरक की तरफ टर्न लेगा और 15 तारीख को ज्यादा चांसेस हैं कि दोपहर के टाइम ये कोस्ट हमारे कैटी बंदर और इंडियन गुजरात, इसके दरमियान उनका एक शहर है मैंडवी, उसके दरमियान ये टकराएगा और बड़ी शिद्दत होगी। इसकी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म होगा उस वक्त भी, और ये काफी इंडिया में भी काफी तबाही मचा सकता है। अच्छा, अब ये बताएं कि सर ये तो ज़ाहिर है आपकी बहुत सारी कैलकुलेशंस होंगी, मुख्तलिफ प्रोसेस और टेक्निकल बहुत सारी आपने चीज़ों का इस्तेमाल किया होगा। जो आप बयान कर रहे हैं इसमें कोई पॉसिबिलिटी होती है चीज़ों के तब्दील हो जाने की, उसकी हिद्दत या शिद्दत कम हो जाने की, उसका रुख बदल जाने की, ख़तरा थम जाने की, या नहीं जो कैलकुलेटेड चीज़ है ये होनी है? जी बिल्कुल, आपने कहा इसमें हमेशा जो फोरकास्ट है थोड़ी सी इसमें वेरिएशन आ सकती है, लेकिन अभी ये स्टेज पे आ गया कि अभी इसमें बहुत मुश्किल है इसमें तब्दीली होना, क्योंकि अभी तो बिल्कुल ही आप कह सकते हैं कि ऊपर ही आ गया। अभी कैलकुलेशन ऑलमोस्ट बहुत रेट होगी और इसी तरह ही होने का इम्कान है। अच्छा, अब सर ये जो महकमा मौसमियात उसकी जानिब से अलर्ट जारी किया गया है, सरदार सरफराज साहब भी ज्वाइन करेंगे, उनसे भी हम पूछेंगे। अब ठट्ठा के करीब जो है वो बताया जा रहा है कि जी इसका हो सकता है रुख, और हवाओं की जो रफ्तार है 220 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से है। मेरी नाकिसी अंडरस्टैंडिंग ये कि खासा तेज़ है ये। इसकी रफ्तार के हवाले से ज़रा फरमाइएगा। अभी सुबह तक केवल के चंद घंटे पहले तक तो चल रहा था जी 600 साढ़े 600 किलोमीटर दूर है, अब आप बता रहे हैं कि तकरीबन 450 किलोमीटर दूर है। तो ये तो स्पीड लग रहा है कि चंद आवर्स की बात रह गई है। नहीं, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये हमने वो जो पिक्चर देखी है उसमें जो बारिश देने वाले क्लाउड्स हैं वो काफी करीब आ चुके हैं, क्योंकि ये अहेड चलता है इसके। जैसे हमें इंडिया में तो आज ही आना शुरू हो गए हैं कई जगह पे, तो इसकी स्पीड जो अभी जो समंदर में हम कह रहे हैं कि वो कोई 220 के लगभग गस्ट कर रही है, लेकिन जब ये लैंड पे आएगा तो उस वक्त ये कोई 150 इतनी तक गस्ट करेगी, 120 से 125, और गस्ट को 150 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से करेगी। अभी तो ये समंदर में इसलिए इसको काफी एनर्जी दे रही है, तो इसकी काफी स्पीड और बड़ी तेज हवाएं चल रही है वहाँ पे। ठीक है, आप मेरे साथ रहें, ज़रा मैंने और भी चीज़ें आपसे जाननी है। असद अली हमें ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे रिपोर्ट कराची से। वेलकम टू द शो असद, आप अगर हमें बता सकें कि अभी इंतज़ामिया ने क्या इक़दाम किए हैं, क्या ख़तरात लाहक हैं, स्टेप 1, 2, 3 के अंदर इंतज़ामिया सारे मामले को बिलखुसूस कराची और बाकी भी जो हमारे शहर से मुतासिर हो सकते हैं उसको किस तरह डील कर रही है? ग्राउंड पिक्चर क्या है? जी बिल्कुल, जो इंतजामिया है और उसके साथ साथ सिंध हुकूमत की जानिब से काफ़ी जो है सख्त इंतजाम किए जा रहे हैं, क्योंकि खदशा जाहिर किया जा रहा है कि समुद्री तूफान अगर कराची की साहिल या इसके अलावा अंदरूनी सिंध टकराएगा साहिलों को, तो उससे नुकसान काफ़ी हो सकता है, क्योंकि जो शिद्दत है वो काफ़ी ज़्यादा है, हवाएं तेज़ हैं, और ये तूफान मुमकिन तौर पर बताया जा रहा है कि बुध की रात या जुमेरात की सुबह तक जो है वो टकरा सकता है, और इसकी जो हवाओं की जो रफ्तार है वो भी काफ़ी तेज़ है, और
तूफान जो है काफी तेजी से जो है तो साहिल की ये तरफ बताएं बढ़ रहा है। असद के इंतजामिया कर क्या रही है, मतलब ऑन ग्राउंड क्या प्रैक्टिकल स्टेप्स आपने क्या देखे? अभी देखो, सिंध हुकूमत की जानिब से वज़ीर सिंध खुद जो है वो इस मामले को मॉनिटर कर रहे हैं। बाकायदा न सिर्फ मीटिंग्स की जा रही हैं, उसके साथ साथ हिफाजती इंतजाम जो हैं, जो साहिली पट्टी पर जो पहले तो रिहाइश पजीर जो अफराद हैं, यहाँ की फैमिलीज हैं, उनको हिदायत जारी की गई कि आप पहली फुर्सत में जो है यहाँ से अपनी नकल की जो इंतजाम है वो आप मुकम्मल करें। इसके साथ साथ जो है इसके साथ साथ मछुआरे हैं जो शिकार करने निकले हुए थे या निकल रहे हैं, उनको वापस बुलाया गया और मजीद उनको जो है अंदर समंदर से जाने से मना किया है और 144 नाफिज की गई है। और इसके साथ साथ जो साहिली पट्टियां हैं, यहाँ पर शहरियों को जाने से बिल्कुल मना किया जा रहा है, पाबंदी लगा दी गई है। न सिर्फ पुलिस की नफरी तैनात है साहिली इलाकों पर, जबकि इसके साथ साथ DHC की जो अपनी इंतजामिया है वो भी तैनात है और यहाँ पर बाकायदा सिक्योरिटी तैनात की गई है और काफी ख्याल रखा जा रहा है इस चीज का कि जो शहरी हैं वो किसी भी सूरत जो है साहिली इलाकों में न जा सकें। अच्छा, क्योंकि खदशा जी आप प्लीज कंटिन्यू करें। जी, क्योंकि खदशा जाहिर किया जा रहा है कि जो तूफान है इससे जो है काफी नुकसान हो सकता है और काफी जाने भी जो है वो जा सकती हैं। तो उस हवाले से तमाम जो हिफाजती इंतजाम हैं वो पहले से ही किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो सिंध के इलाके हैं, साहिली इलाके हैं, वहाँ पर भी जो है तकरीबन कई ऐसे इलाके हैं जो आबाद हैं, उनको वहाँ से निकाला जा रहा है कि इंतजाम के इदारे उनकी रिहाइश के, कि उनको वहाँ से निकाल के फिलहाल किसी और जगह जो मुंतकिल किया जा रहा है। कराची के जो लोग हैं उनको बताया गया, उनको भी। अच्छा, ये जो लोग असल निकल रहे हैं ना, और इसके बाद ये मतलब IDPs ये कहेंगे इंटरनली ज़रा वो डिस्प्लेस हो जाते हैं, इसके बाद इन्होंने जाना कहाँ पे है, हज़ारों की तादाद में लोग हैं। मैं इसके हवाले से आपसे बात करता हूँ थोड़ी देर में, आप हमारे साथ ही रहिएगा। नाजरीन, यकीनी तौर पे लोग सर निकलेंगे, मूव करेंगे तो उनको गवर्नमेंट फैसिलिटेट करेगी, वो एक्सपेक्ट करते हैं और वो डेफिनेटली फैसिलिटेट करने के हवाले से कह भी चुके हैं। ये लोग पहुंचेंगे कहाँ पे, रहेंगे कहाँ पे, मूव कहाँ पे होंगे, वहाँ पे रहने के इंतज़ामात क्या हैं, उसके लिए लॉजिस्टिक्स क्या दरकार है, उसके लिए सपोर्ट क्या दरकार है, इन तमाम तर चीज़ों, इन तमाम तर पहलुओं के हवाले से भी जानना ज़रूरी है। गो कि अभी तक की आने वाली मालूमात के मुताबिक ये तूफ़ान जो है वो 2 से 4 दिन तक इसका असर रहेगा, जिसमें इसकी शिद्दत जो है वो कम भी होगी और ज़्यादा भी होगी। लेकिन इवेंचुअली जिस तरह चीफ़ मेट्रोलॉजिस्ट साहब फरमा रहे हैं, चौधरी साहब, उनका कहना यह है कि इसमें कोई 19-20 वेरिएशन हो सकती हैं, चले एक हद तक हो सकती है, ज़्यादा वेरिएशन नहीं होगी। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं सरदार सरफराज साहब, भी चीफ़ मेट्रोलॉजिस्ट हैं, ये कराची के वहाँ पर मौजूद हैं। इन्होंने वहाँ पे आगाह किया तमाम तर महकमों को, कुछ दिन पहले भी प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे, उनसे भी बातचीत करते हैं। वेलकम टू द शो सरदार साहब। सरदार साहब, सर ये फरमाइएगा कि अभी ग्राउंड पिक्चर क्या है, लेटेस्ट सिचुएशन क्या है? हमारे साथ चौधरी मोहम्मद असलम साहब मौजूद हैं, उनका कहना है तकरीबन 450 किलोमीटर दूर फासले पर रह चुका है ये साइक्लोन। क्या लेटेस्ट सिचुएशन क्या है सर? जी, इस वक्त भी कराची के जनूब में मौजूद है। उसमें मैं आपको 1 मिनट उसका एग्जैक्ट डिस्टेंस बताता हूँ। थोड़ी देर पहले तक तो उसका डिस्टेंस 550 किलोमीटर, 570 किलोमीटर था कराची से। तो अब 20-30 किलोमीटर और कम कर लें, आपको ये अराउंड 550 किलोमीटर होगा। इधर से ठट्ठा से उससे 20 किलोमीटर और कम कर लें तो उसी शिद्दत से मौजूद है। अभी भी एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म जो होता है, यानी 180 से 200 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से उसके मरकज के आसपास हवाएं चल रही हैं। तो हमारे एरिया से है तो खासा अभी दूर, लेकिन जाहिर है कि 15 तारीख को फिर जो आपका जनूबी सिंध है, जनूब मशरकी सिंध, उसके बाहर से इंडिया के ऊपर से गुजरने, इंडिया का जो इलाका है गुजरात, मांडवी वाला एक प्रॉपर जगह है, वहाँ के करीब से गुजरने का इसका है इम्कान। तो जाहिर है उसके इन्फ्लुएंस में हमारा एरिया भी आएगा, करीब का जो ठट्ठा और सुजावल डिस्ट्रिक्ट की जो जनूबी पट्टी है, तो उसमें भी बड़ी तेज बारिशें और तेज हवाएं मुतवक्के हैं और इसी तरह से वहाँ पर लहरों की ऊंचाई भी अच्छी खासी हो सकती है। अच्छा, ये फरमाएं कि सरदार साहब, अब ज़रा एक आम शख्स के लिए अगर आप आसान करके फरमा सकें कि बारिश होती है ज़रा, उससे तो इवेंचुअली बहुत ज़्यादा वहाँ पे चांस होता है कि सैलाब आएगा, लेकिन जो हवाएं तेज़ चलती हैं वो अपने साथ क्या लहरों को कैरी करती हैं? और इन लहरों के हवाले से कोई असेसमेंट होती है कि जी यहाँ पे जो वेव्स उठ रही हैं उनकी हाइट कितनी है, वो अपने साथ पानी कितना जो है वो कितनी है? आई मीन क्या ये भी कैलकुलेटेड होता है? और अगर होता है तो सिर्फ जो है यहाँ पर हवा तेज़ या तूफ़ान आने का ख़दशा है, उसके साथ जो पानी है उसका भी सारा क्वांटम जो है वो इसके अंदर शामिल हो जाने का खदशा होता है?
नहीं, हवाओं की वजह से पानी इतना दाखिल नहीं होता। हवाओं की वजह से तो जाहिर है तेज आंधी जब चलती है तो वो जितनी कोई आपकी लूज स्ट्रक्चर्स होती हैं, जो बड़े बोसीदा दरख्त होते हैं, जो इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन हो सकती हैं या दूसरी इस तरह की जो आपकी इंस्टॉलेशन होती हैं, या कच्चे मकानात हो गए, छप्पर, चादर, छत, इन सब को उड़ा के रख देती है। जाहिर है अगर 80-100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवा चलेगी तो उसका ये डैमेज होगा। जो पानी ऊपर आ सकता है, समंदर का पानी किसी नशेबी इलाके में या करीब की आबादी में, जैसे अमूमन फिशरमैन की आबादियां बिल्कुल समंदर के साथ होती हैं, तो वो तो ऊंची लहर की वजह से आता है। जिस एरिया को साइक्लोन स्ट्राइक करता है, देखें 3 बड़े इम्पैक्ट्स होते हैं इसके, एक हाई इंटेंसिटी विंड और दूसरा टोरेंशियल रेन्स। अब जाहिर है कि पूरा क्लाउड मास होता है, बहुत बड़ा क्लाउड मास, तो वो जब तक कि आपके एरिया के ऊपर से गुजर नहीं जाता या उसके करीब से गुजर नहीं जाता, आगे निकल नहीं जाता, तो तब तक बारिशें होती रहती हैं। तो इम्कान ये है कि 14 से लेकर 16 या 17 तक जो साउथ ईस्ट सिंध की पट्टी है उस पूरी पर बड़ी शदीद बारिशें मुतवक्की हैं। तो आपको पता है कि सिंध में उसका निकासी का कोई इतना इंतजाम है, यहाँ की लैंड है नहीं, तो जाहिर है कि वो फिर वो एरियाज फ्लडेड हो सकते हैं। एक तो जो साइली पट्टी है वो समंदर का पानी उसमें दाखिल हो सकता है हाई टाइड की वजह से, क्योंकि समंदर में रफनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तलातम बहुत ज्यादा आता है जितना इंटेंस साइक्लोन होता है उसकी वजह से। तो समंदर का पानी नशेबी इलाकों में आ सकता है। दूसरा, बारिश मुसलसल होने से वो पानी भी जाहिर ड्रेन आउट नहीं होगा, तो इस तरह से सैलाबी कैफियत हो सकती है। अच्छा, ये बताएं सर कि ज़ाहिर तूफ़ान पहले भी पाकिस्तान के अंदर आए, दुनिया के अंदर बड़े बड़े तूफ़ान आए, इनको डील करने के लिए क्या इंतजामात किए जाते हैं? क्या हो सकता है अदर दैन के जी लोगों को वहाँ से एवैक्यूएट करें? क्या पॉसिबिलिटीज होती हैं? हाउ टू डील? देखिए, जाहिर है ये इतनी फोर्सफुल चीज होती है, इसको कोई बचाव तो आप नहीं कर सकते। आप यही है कि अपनी जो कोस्टल पट्टी के लोग रहने वाले लोग होते हैं उनको किसी एलिवेटेड जगह पे, ऊंची जगह पे शिफ्ट कर दें, ताकि वो जो समंदर की लहर की वजह से पानी अंदर आता है उससे बच सके। अदरवाइज विंड से तो आप जाहिर है जो वल्नरेबल स्ट्रक्चर्स होती हैं उनका ख्याल करके वो, ताकि उसका कम डैमेज हो। लेकिन आप बारिशों को नहीं रोक सकते, आप तेज आंधी को नहीं रोक सकते। आप यही कर सकते हैं कि एहतियाती तदाबीर जो भी कर सकते हैं वो कर सकते हैं। अलबत्ता कोस्टल पट्टी के साथ साथ ये भी है कि जो तिमर के दरख्त होते थे, जंगलात होते थे पूरे पहले, मैंग्रोव्स, तो मैंग्रोव्स के बारे में कहा जाता है कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है आपकी साइक्लोन की वेव से भी, और खुदा ना खास्ता कभी सुनामी जनरेट होती है तो उसकी वेव से भी बचाव का पहला वो होता है, एक तरीका होता है। तो इन द लॉन्ग रन हम ये कर सकते हैं उसमें कि जी इस पूरी साइली पट्टी पे मैंग्रोव्स के जंगलात का दोबारा से एक तरह से फॉरेस्टेशन और बहुत मैसिव स्केल पर, तो मुस्तकबिल में इसके असरात को किसी हद तक आप इस तरह से कम कर सकते हैं। ठीक है, मतलब फौरी तौर पे कोई अरेंजमेंट नहीं है हमारे पास? फौरी तौर पे तो जाहिर है आफत होती है ना एक तरह से, ये तो आफत का तो आप जितना भी कुदरती आफत का तो मतलब आप उसको बिल्कुल रोक तो नहीं सकते, आप डैमेजेस कम कर सकते हैं। ठीक है, आप मेरे साथ रहिएगा। चौधरी साहब, सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये फरमाएं कि जिस तरह अब ये तूफ़ान जो है वो पाकिस्तान की जानिब पेशकदमी कर रहा है, आ रहा है, बढ़ रहा है, इंडिया की तरफ भी बढ़ रहा है, मेट ऑफिस ऐसी चीज़ों को बहुत पहले प्रीहेम्प्ट कर लेता है, कैलकुलेट कर लेता है, शेयर कर लेता है, या ये एट द टाइम ऑफ इट्स बर्थ, जैसे ये तूफ़ान या साइक्लोन जो है वो शक्ल इख्तियार करता है एक बड़े मैसिव साइक्लोन की, तब किया जाता है? मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ कि हाउ डू द मेट ऑफिस वर्क्स, ताकि वो कंसर्न डिपार्टमेंट्स को इंटीमेट कर दे, कितनी जल्दी वो करता है? देखिए, अभी जैसे जो साइक्लोन बनना शुरू हुआ, जब लो प्रेशर एरिया हो, तो 6 तारीख से इसको मॉनिटर किया जा रहा है। उसी वक्त से मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को बताया जा रहा है, और उसी वक्त बताया था जो इस डायरेक्शन को आ रहा है, जो साउथ, उस वजह शुमाल मगरब को जा रहा था। लेकिन 2-3 दिन पहले जो इसने अपनी डायरेक्शन चेंज की, या मॉडल ने हमें बताया, तो यानी आप देखें कि 10-12 दिन पहले बताना शुरू कर दिया था इसको। तो ये सिलसिला मेट डिपार्टमेंट के पास बहुत अच्छा एक सेटअप है। जैसे सरदार साहब अभी लाइन पे है, तो हमारा एक ट्रॉपिकल सेंटर जो स्पेशली इसके लिए बनाया गया कि हम वो लोगों को साइक्लोन के मतलब जो है वो टाइमली बताएं, और टाइमली बताया जाता है। तो ये मॉनिटर कर रहे हैं, अभी आगे भी बताएंगे इस तरह। अच्छा, ये बताएं कि जो अरेंजमेंट्स किए जाते हैं किसी भी अनफोर्सीन सिचुएशन से निपटने के लिए, उसमें लोकल एडमिनिस्ट्रेशन तो होती है, NDMA भी होता है, तो इस सारी सूरत हाल में हमने पहले भी बात की थी एक मरतबा, कौन से डिपार्टमेंट्स हैं जो फ्रंट लाइन पर होते हैं, या जिनको मेट ऑफिस चाहते हैं कि ये फ्रंट लाइन पे हों और वो रोल प्ले कर सकें, प्रोएक्टिव रोल जो एक्सपेक्टेड है?
देखिए इसमें जैसे जो पाक में डिपार्टमेंट ने जो अपनी एडवाइजरी या अलर्ट इशू करता है, तो जो आगे इन डिपार्टमेंट जैसे एनडीएमए, पीडीएमए और जो एडमिनिस्ट्रेशन जो इस तरह का जो सेक्रेटरी जो वही एडमिनिस्ट्रेशन में आ गई, तो इनको दिया जाता है कि ये तारीख को ये अलर्ट जारी हो रहा है, तो आगे इतने दिनों में ये डैमेजेस हो सकते हैं, ये इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, यानी वेल इन टाइम इन्फॉर्म कर दिया जाता है। और ये एनडीएमएस और पीडीएमएस ये ज्यादा फ्रंट पे होते हैं। तो इसके कोई जैसे पर्टिकुलर रीजंस होते हैं, मतलब इसमें जिस तरह हम क्लाइमेट चेंज के हवाले से बात करते हैं तो उसमें ह्यूमन डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे रोल हैं जो प्ले करते हैं, और जिसकी वजह से मौसमाती तब्दीलियाँ हो रही हैं, मैं उस पर भी जाता हूँ आपके साथ, लेकिन ह्यूमन का कुछ ह्यूमन रिसोर्स का या लोगों का इसके हवाले से कुछ करना है या नो, दिस इज़ नथिंग विद दैट, इसका कोई ताल्लुक नहीं है? रिगार्डिंग आप साइक्लोन की बात कर रहे हैं? सिर्फ स्पेसिफिकली साइक्लोन। जी बिल्कुल, इसमें जो देखिए एक कंडीशन ऐसी बनती होती है जैसे समंदर में कि उसका टेम्परेचर इतना होना चाहिए और ये कितने डीप तक वो टेम्परेचर जाए और फिर वहाँ पे कन्वर्जेंस वो जो होनी चाहिए, तो ये फेवरेबल कंडीशन होती हैं। इसमें ये समंदर में प्योरली बनता है, यानी 27 डिग्री सेंटीग्रेड होता है टेम्परेचर, और ये 50 मीटर तक नीचे डीप होना चाहिए, तो फिर ये सिलसिला वहाँ पे बनना शुरू होता है समंदर में, अदरवाइज ये नहीं बनता। तो ये इनकी फ्रिक्वेंसी जैसे हमारे जो अरेबियन सी में है, तो अभी एक थोड़े दिन पहले एक आया था साइक्लोन, इस तरह भी है, तो इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो मई जून में होती है, जो मानसून से पहले, और फिर पोस्ट मानसून के बाद जैसे अक्टूबर नवंबर में इनमें ये जो साइक्लोन है ये बनते हैं। ठीक है, आप मेरे साथ रहे सरदार साहब। सर ये फरमाएं, कुछ रोज़ पहले भी हम बात कर रहे थे मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से, मैं जानना आपसे ये चाहता हूँ कि ये तब्दीलियाँ जो मौसमियाती बहुत ज़्यादा हो रही हैं, बिलखुसूस अगर मैं बात करूँ पंजाब की, कराची की भी कुछ हद तक, बहुत अनयूजुअल सी चीज़ें लग रही हैं एकदम से। मतलब अगर पंजाब की बात करें, कुछ शहरों की बात करें, लाहौर की बात करें, धूप है सुबह और शाम को बारिश शुरू हो जाती है। प्री मानसून भी मेरा ख्याल है कि अभी सीज़न नहीं आया, तो आपको लगता है कि ये क्लाइमेट चेंज ही की कॉन्टीन्यूटी है या देयर समथिंग एल्स? देखिए वैसे तो ये एटमॉस्फेरिक साइंस ऐसी होती है ना, ये रैंडमनेस इसमें बहुत होती है, यानी मैथमेटिक्स और फिजिक्स की तरह 2 + 2 हमेशा 4 नहीं होते, कभी वो 3 हो जाते हैं, कभी 5 हो जाते हैं। तो इसमें किसी एक इंडिविजुअल इवेंट को क्लाइमेट चेंज से फौरन हम लोग लिंक करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आजकल क्लाइमेट चेंज का नाम हर कोई इस्तेमाल करता है, जिनको क्लाइमेट का पता भी नहीं होता वो भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो उसमें कोई साइंटिफिक अप्रोच नहीं होती किसी एक, यानी केपी में वो आ गया कल परसों कोई इवेंट हो गया तो उसको हम कहेंगे ये क्लाइमेट चेंज की वजह से है। इसको बाकायदा जब स्टडी की जाती है, एक पूरा एक इदारा है वर्ल्ड वेदर एट्रीब्यूशन, वो एक तरह से इसको स्टडी करते हैं, यानी ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से जितनी वार्मिंग हुई है उसको मॉडल से माइनस करते हैं और उसके बगैर मॉडल रन करते हैं, या विद ग्रीन हाउस गैसेस डिपोजिशन मॉडल रन करते हैं, तो फिर दोनों का डिफरेंस सामने आता है। तो फिर हम उस चीज को ना साइंटिफिकली कह सकते हैं कि हाँ जी ये क्लाइमेट चेंज की वजह से हुई है। तो किसी एक इंडिविजुअल की वजह से नहीं कहते, लेकिन ये जरूर है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से एक्सट्रीम इवेंट्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। यानी एक्सट्रीम इवेंट से मुराद वही हीट वेव गर्मियों में, और इसी तरह से सैलाबी जो होते हैं फ्लड ईयर्स, उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है पहले से, और ड्राउट की फ्रीक्वेंसी एक तरह से कुछ एरियाज में ड्राउट की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। तो एक्सट्रीम इवेंट्स इनको हम कहते हैं, तो इनकी फ्रीक्वेंसी जरूर बढ़ गई है। तो फ्लड, अब अगर हम इसको साइक्लोन से लिंक करें तो जो IPCC इदारा है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का जैली इदारा है, उनकी रिसर्च या उनकी फाइंडिंग ये है कि विद इंक्रीजिंग ग्लोबल वार्मिंग और विद कंटिन्यूस क्लाइमेट चेंज, साइक्लोन की फ्रीक्वेंसी तो उतनी नहीं बढ़ी है, लेकिन साइक्लोन की शिद्दत बढ़ गई है पहले के मुकाबले में। मैं आपको याद दिलाऊं कि 99 में इसी एरिया से एक साइक्लोन गुजरा था, उसने डायरेक्ट हमारे इसी ठट्ठा को, केटी बंदर को, ठट्ठा को हिट किया था, उससे कोई 700 से ज्यादा अमवात हो गई थी, और इससे ज्यादा शिद्दत का साइक्लोन था वो। उसके बाद 2007 तक उतनी शिद्दत का साइक्लोन नहीं आया था, फिर उससे ज्यादा शदीद साइक्लोन, उससे मिलती जुलती शिद्दत का साइक्लोन 2007 में अरेबियन सी से गुजरा था, जो ओमान की तरफ चला गया था। फिर 2019 में ये हुआ, कोई 12 साल बाद ये हुआ 2019 में कि इन पिछले दोनों साइक्लोन से ज्यादा शिद्दत का साइक्लोन आया, अरेबियन सी में गुजरा, उन दोनों से ज्यादा शदीद। तो इस चीज को क्लाइमेट चेंज से जरूर इसका लिंक बनता है।
लेकिन किसी एक इंडिविजुअल इवेंट को हम उस तरह से ना उसके साथ एट्रीब्यूट करना कोई साइंटिफिक अप्रोच नहीं होती उसमें, जब तक कि आप उसको बाकायदा उसका लिंक एस्टेब्लिश ना कर लें। तो ये फरमाएं सर कि अब जो फ्लड्स हैं इसके हवाले से अभी तक की जो आपकी स्टडी है फॉर दिस ईयर, फॉर दिस मॉनसून, वो क्या है? क्योंकि ज़रा साइक्लोन इटसेल्फ फॉर लाइक अ डे और 2 और 3 जो है वो एक ट्रबल तो है जो हमें नज़र आ रहा है, लेकिन इसके फौरी बाद जो सीज़न आ रहा है वो भी एक ट्रबलिंग सीज़न है पाकिस्तान में। और जो पिछले साल हालात थे, जो कुछ हो चुका है बिलखुसूस सिंध के अंदर, जनूबी पंजाब के अंदर, दुनिया ने इसके हवाले से रिपोर्ट किया। अभी तक की क्या आपकी फाइंडिंग है सर? देखिए उसमें फाइंडिंग तो क्या नहीं, उसकी आप फोरकास्ट कह सकते हैं। फोरकास्ट इस आने वाले मानसून की जुलाई से लेकर सितंबर तक हमारे यहाँ मानसून के 3 महीने होते हैं, तो उसकी असेसमेंट पीएमडी की भी अभी फोरकास्ट हमने हमारी वेबसाइट पर मौजूद है, जुलाई टू अगस्त, उसमें जो सारी जुलाई टू सितंबर क्या फोरकास्ट में नजर आ रहा है सर? जी, फोरकास्ट में लेस देन एवरेज रेन है पूरे पाकिस्तान में, यानी शुमाली इलाका जात केपी के जो वेस्टर्न एरियाज हैं या जीबी के कुछ इलाके हैं वहाँ पर स्लाइटली अबव नॉर्मल है, एवरेज से थोड़ी सी ऊपर है, 10% आप कह सकते हैं एवरेज से ऊपर। लेकिन बाकी जो जनूबी इलाके हैं, सिंध और बलूचिस्तान बिलखुसूस और पंजाब के भी बेशतर इलाके, यहाँ पर एवरेज से कम बारिशें हैं इस दफा। उसकी वजह ये है कि हमारी मानसून की बारिशों को आपको पता है कि कुछ टेली कनेक्शन होते हैं, उसके बैरुल-कायल में दर्जा हरारत जब मामूल से कम चल रहे हो तो यहाँ ज्यादा बारिशें होती हैं, जब वहाँ पर मामूल से ज्यादा दर्जा हरारत हो तो यहाँ पर बारिशें कम होती हैं पूरे साउथ एशिया में। तो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया और सराउंडिंग एरियाज में भी हमारा एक रीजनल फोरम है, उनकी भी फोरकास्ट पिछले उसमें मीटिंग में हम भी शरीक थे तो आई थी, तो उसमें भी लेस देन एवरेज बारिश ही कही गई है, एक तरह से फोरकास्ट की गई है। लेकिन उसके साथ साथ कोई इंडिविजुअल इवेंट ऐसा हो सकता है कि मतलब एकदम पाकिस्तान की टोपोग्राफी इस तरह से है कि कोई इवेंट इस तरह से हो सकता है कि कोई 1 महीने की एवरेज बारिश आपको एक इवेंट ही दे दे, लेकिन ओवरऑल पूरे सीजन की एवरेज कम की फोरकास्ट है। लेकिन एक इंडिविजुअल इवेंट जो किसी बड़े शहर में अर्बन फ्लडिंग का वो कर सके, समा पैदा कर दे, या किसी हिली एरिया में कोई ज्यादा बारिश का स्पेल आ जाए तो हिल टोरेंट्स हो जाए और फ्लैश फ्लडिंग हो जाए, इसको हम रूल आउट नहीं कर सकते। पाकिस्तान की जो टोपोग्राफिक ग्रेडियंट है ना साउथ से लेकर नॉर्थ तक, वो बड़ा ज्यादा है, तो इसलिए इन चीजों को हम रूल आउट नहीं कर सकते कि ये इस तरह का इवेंट कभी भी हो सकता है। ठीक है। अच्छा, मैं एक आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए सवाल करना चाह रहा हूँ जो बड़े अरसे से भी मुझे क्लियर नहीं हो पा रहा था, आई एम श्योर बहुत सारे लोग भी जानना चाहेंगे। वो ये आर्टिफिशियल रेन वाला मामला है जो गालिबन मिडल ईस्ट में बिलखुसूस यूएई के अंदर हुआ, ख़बर आई, उसके हवाले से रिपोर्ट किया गया। अगर आप हमारे नाज़रीन को थोड़ा सा समझा सकें कि ये हकीकत भी है या सिर्फ ये ख़बर भी है, और अगर हकीकत है तो उसको किस तरह एग्जीक्यूट किया जाता है, और क्या साइंस टेक्नोलॉजी इस हद तक जिद्दत इख्तियार कर चुकी है दुनिया के अंदर और पाकिस्तान में उसका आना बाकी है कि रेंज कंडक्ट भी की जा सके, उनकी पॉसिबिलिटी को रोका भी जा सके या नहीं? देखिए उसमें 2 चीजें, एक होती है आर्टिफिशियल रेन करना, आर्टिफिशियली रेन प्रोड्यूस करना, और एक होती है रेन एनहेंसमेंट। तो पाकिस्तान में रेन एनहेंसमेंट के या रेन ऑगमेंटेशन के 2-3 दफा एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं। आज से तो 20-22 साल पहले मुशर्रफ साहब की हुकूमत ने शुरू किया था एक एक्सपेरिमेंट, और हम भी उसमें शरीक थे फील्ड में जाकर। तो ये वो कोई इतना सक्सेसफुल नहीं रहा था, असल में उसमें एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा होते हैं और जो आउटकम होता है वो बहुत कम होता है। वो हमारे एक दोस्त मिसाल दिया करते हैं कि जी वो ऐसे ही है कि आपने मतलब लाखों रुपए खर्च करके एक बाल्टी पानी आपने हासिल कर दिया, तो उसका कोई इतना, जिसे कहते हैं ना मतलब लार्ज स्केल पे कोई उसमें बेनिफिट नहीं होते उसके। अलबत्ता एक दूसरी टेक्नोलॉजी है जो यूएई वगैरह में इस्तेमाल होती है, इसमें वो आयोनाइजेशन यानी फिजा में आयोनाइज उसको करके वो मॉइस्चर खुद क्रिएट भी करते हैं और फिर बारिश बरसवाते हैं वो, लेकिन वो भी ओवर लिमिटेड एरिया हो सकती है, कोई इतने बड़े पैमाने पर यानी पूरे पाकिस्तान में आप करना चाहें तो, या उसमें आप चाहें कि जी हमारी पूरी खेती बाड़ी उससे हो, तो वो मेरा नहीं ख्याल कि वो इस तरह से यूजफुल है। ठीक है, आप मेरे साथ रहिएगा। चौधरी साहब सर, एक चीज़ क्योंकि आप लोगों से बेहतर कोई बता नहीं सकता, थोड़ा हमारे नाजरीन को अगर आप समझा सकें कि क्लाउड बर्स्ट हो जाना जो है, ऐसी भी बहुत सारी ख़बरें हम देखते हैं, फुटेजेस भी ऐसी आती हैं, ये क्या प्रोसेस होता है और इसके कितने इम्कानात मौजूद होते हैं, बिलखुसूस जब ऐसा साइक्लोन आ रहा हो या उसका खदशा हो उस सारी सूरत हाल में? जी बिल्कुल, ये एक क्लाउड बर्स्ट हम इस्तेमाल करते हैं जिसमें आप कह सकते हैं कि दूसरे लफ्जों में इसका तर्जुमा है कि क्लाउड बर्स्ट हो जाना यानी फट जाना, दूसरे हम कह सकते हैं। इसमें यह होता है कि जैसे जो मैकेनिज्म है, जैसे क्लाउड्स बन रहे हैं वो इस तरह होती है कि थोड़े दिनों तक वो एक्यूमुलेट होते रहते हैं, वो बरसते नहीं है।
किसी जगह पे वो उनको ऐसी एनवायरनमेंट या फेवरेबल कंडीशन नहीं मिल रही होती, तो वो एक्युमुलेट होते रहते हैं। फिर जकदम वो जब इतना हैवी हो जाते हैं कि उनके ड्रॉपलेट बड़े हो जाते हैं, तो वो किसी थोड़े से एरिया पे बचते हैं। जब ये होता है तो वो पूरी फोर्स से पूरी जो कम्युलेशन होती है वो उस इलाके में वो बच जाते हैं। तो इसको कहते हैं क्लाउड बर्स्ट। ये क्या इस साइक्लोन के अंदर इसके चांसेस मौजूद होते हैं? देखो, साइक्लोन तो खुद एक बहुत बड़ा एक बना बनाया सिस्टम लेके चल रहा होता है। उसके बाद तो पहले ही बहुत ज्यादा जो फोर्स होती है या क्लाउड्स होते हैं, तो उसमें चांस होते हैं कि आप कह सकते हैं कि उसको क्लाउड बर्स्ट हो सकता है। तो उसके अंदर क्या वाटर क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है, थोड़े स्पैन के लिए होती है, ज्यादा के लिए होती है, क्या होता है? देखिए, वो तो काफी दिन से वो अपनी जो फोर्स लेकर चल रहा होता है, उसमें मॉइस्चर उसको कंटिन्यूसली मिल रही है समुद्र से, तो वो तो जब लैंड पे करता है तो फिर उसकी जो कम होना शुरू होती है, तो उसको फोर्स और मॉइस्चर अवेलेबल वो तो फेवरेबल कंडीशन पहले लेकर चल रहा था, उसको बने बनाई मिल रही होती है। तो लैंड पे जैसे ही वो फॉल करता है तो वहां पे बहुत ज्यादा हैवी रेन देता है। ठीक है, मेरे साथ रहे सरफराज साहब। सर ये फरमाएं कि अब कराची का तो जिक्र हो रहा है, लेकिन इसके साथ साथ हैदराबाद, टंडू मोहम्मद खान, टंडू अलायार, मीरपुर ख़ास समेत जो मुल्हिका इलाके हैं उनमें भी जो है उमरकोट का भी जिक्र किया जा रहा है, थरपारकर का, सजावल का, बदीन का भी जिक्र किया जा रहा है। आपके नज़दीक इनमें टॉप 3 कौन से ख़तरनाक इलाके, शहर हैं जहाँ पे ज़्यादा मसला हो सकता है, इंक्लूडिंग कराची? हमारा राब्ता जो है वो मुनक़ता हो गया। यही सवाल अगर आप सुन पाएँ चॉइस साहब, तो मैं आपकी तरफ लेके आना चाहूँगा, अगर आपको इसके हवाले से असेसमेंट दे सकें। जी मैं सुन रहा हूँ। जी ये देखिए, कराची को तो डायरेक्ट हिट नहीं कर रहा है, जो लैंडफॉल उधर नहीं होगी, जो केटी बंदर और गुजरात के दरमियान में हो गई। तो कराची में तो वो जो एरिया होता है, उस एरिया से जहाँ पे जो फॉल करता है वहां से जो काफी ज्यादा जो 100 किलोमीटर दूर तक इफेक्ट करता है। तो कराची में तो ये इफेक्ट होगा इसका, लेकिन जो एक्चुअली यहाँ पे हिट कर रहा है जैसे केटी बंदर और ये थट्टा, बदीन और थरपारकर, इनमें काफी ज्यादा हैवी फॉल का खतरा है। और इस तरह इंडियन में जो गुजरात है उसमें ज्यादा, तो आप कह सकते हैं कराची में होगी, लेकिन एज कम्पेयर टू इन शहरों में, इनमें आप कह सकते हैं कि उसमें लेस रेन उनसे कम हो गई। ठीक है, असद की तरफ जाना चाहूँगा, हमारे रिपोर्टर हैं कराची में मौजूद हैं। असद ये बताइएगा, अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि हुकूमत ने अलर्ट जारी किए हैं, इंतज़ामिया मुतहर्रिक है, सीएम साहब खुद लीड कर रहे हैं सारी कार्रवाई को। ये जो लोग जिनको मूव करना है, जो सेंसिटिव जगह डिक्लेयर हुई हैं, वहाँ से उनकी तादाद हज़ारों के अंदर रिपोर्ट की जा रही है, कोई 40 कह रहा है, कोई 50,000 कह रहा है, कोई 60,000 कह रहा है। इन लोगों को मूव उनके शहरों से, देहातों से, इलाकों से करके जिस जगह पर लेके जाना है, वो कौन सी जगह है, वहाँ पे क्या इंतजामात किए हैं, या अभी तक कुछ भी नहीं हुआ ग्राउंड पे? जी देखें, पहले तो हम अगर बात करें इंतजाम के हवाले से, हमें मीटिंग्स तो होती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन जो ऐसे इंतजाम हैं देखने में नजर नहीं आ रहे कि कहीं कैंप्स जो है वो तैयार किए गए हों, या इसके साथ साथ कोई ऐसी जगहें हों जो उनके लिए खाली कराई गई हों और बताया गया हो कि इन मकामात पर जो है मुंतकिल किया जाएगा। सिर्फ अभी तक जो सूरत हाल है वो यही है कि मीटिंग्स हम देखते हमें नजर आ रही हैं, दावे भी किए जा रहे हैं, और सीएम साहब खुद जो है मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इन कमेटियों की मुख्तलिफ कमेटियां तश्कील दी गई हैं जो तमाम पर जो मामलात हैं नकल मकानी के, इन जो लोगों को मुंतकिल करना है उस हवाले से जो कमेटियां बनाई गई हैं उनसे ब्रीफिंग भी ली जा रही है। लेकिन अभी तक हम इस वक्त भी हम मौजूद हैं कराची की साहिल पट्टी पर जो है सीढ़ियों पर, यहाँ पर जो है एक फैमिली भी हमें ऐसी नजर नहीं आई जो यहाँ से शिफ्ट हुई हो कहीं और, क्योंकि यहाँ के लोग सीरियसली नहीं ले रहे, इंतजामिया मुतहर्रिक नहीं है, मसला क्या है? क्योंकि जाहिर है काफी खतरनाक होता जा रही है सूरत हाल। जी बिल्कुल, एक तो लोग भी सीरियस नहीं ले रहे, दूसरी जानिब जो इंतजामिया है उनकी तरफ से भी थोड़ी लापरवाही की जा रही है, क्योंकि दिन में हम देख रहे थे यहाँ पर नफरी थी पुलिस की, लेकिन अब हम जब यहाँ पहुंचे हैं तो यहाँ पर एक पुलिस एहलकार भी नहीं है, और यहाँ साहिल पर बाकायदा लोग भी आए हुए हैं, कुछ फैमिलीज भी आए हुए हैं, हमने उनसे बातचीत भी की है, तो वो यही कह रहे हैं कि उनका सीरियस नहीं ले रहे इस चीज को, कह रहे हैं कि अक्सर ऐसे मामला होते रहते हैं, कहते हैं कि साहिल पर तूफान आने का खदशा है लेकिन नहीं आता, तो सीरियस नहीं ले रहे, क्योंकि जो इंतजामिया है वो उस तरह जो है रोकथाम नहीं कर रही, इकदाम नहीं कर रहे जिससे शहरी यहाँ पर ना पहुंचे। तमाम शहरी किसी भी तरह यहाँ पहुंच रहे हैं साहिल पट्टी पर। आपकी कोई बात हुई वहाँ पे पुलिस से, इंतजामिया से, कि भाई आप लोगों ने तो यहाँ पे अलर्ट जारी किए थे, लोग फिर साहिल के ऊपर फिर रहे हैं, मौजूद हैं, क्या कहते हैं वो लोग? जी देखिए, नफरी की कमी है यहाँ पर, हमें कोई पुलिस एहलकार इस वक्त नजर नहीं आ रहा, अगर कहीं हो है भी सही
तो सिर्फ 2 पुलिस एहलकार या 1 पुलिस एहलकार कहीं DHA की सिक्योरिटी के साथ खड़ा है, तो DHA की सिक्योरिटी की भी तकरीबन 3 से 4 जो एहलकार हैं वो मौजूद हैं। तो उनसे जो है ये जो पब्लिक है, शहरी हैं, वो नहीं संभल रहे, वो इनको चकमा देके या इनसे बहस करके जो है वो आगे बढ़ जाते हैं। हमने ये भी देखा कि काफी बहस भी हो रही है सिक्योरिटी एहलकारों में और जो शहरी हैं उनमें बहस भी हो रही है, लेकिन शहरी को बात सुनने को तैयार नहीं है क्योंकि यहाँ पर नफरी की कमी है और उतने सख्त इंतजाम नहीं है जितने होने चाहिए। कोई असेसमेंट हो आपकी असद के, अगर यहाँ से लोगों को मूव करते हैं जिन इलाकों का जिक्र किया जा रहा है, तो किस जगह पर इनको जो है वो कैंप लगाएंगे या ठहराएंगे? कोई अंडरस्टैंडिंग, असेसमेंट, न्यूज़, इन्फॉर्मेशन आपके पास इस हवाले से कोई हो? अभी के हवाले से जो है कमेटियाँ बनाई गई हैं जो वो उस जगह का के हवाले से जो इंतजाम अपने कर रहे हैं, लेकिन ये कहना जो है वो भी कबल वक्त है कि कौन सी मकामात पर इनको मुंतकिल करेंगे, शिफ्ट करेंगे, क्योंकि हमें तो ये होता हुआ दिखाई भी नहीं दे रहा। यहाँ पर पब्लिक जो है, एक फैमिली भी जो है अभी तक यहाँ से शिफ्ट नहीं हुई और ना ही कोई ऐसे तासुरात नजर आ रहे हैं कि ये यहाँ से जाएंगे। पहले तो ये देखना है कि इंतजामिया कितने मुतहरिक है, क्या वाकई यहाँ से इनको मुंतकिल कर भी पाएंगे। वो फिर बात का मामला है कि कोई इंतजाम किया या नहीं किया, लेकिन शहरियों को कोई खौफ नहीं है। जो बिल्कुल साहिल पर जो रिहाइश पजीर फैमिलीज हैं वो तक जो इस वक्त अपने घरों में ही हैं, बाकायदा अपने घर के बाहर बैठे हैं, हम लोग यहाँ इस वक्त मौजूद हैं, वो उनमें भी खौफ नहीं है। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। असद अली हमारे रिपोर्टर हैं, ज्वाइन किया था उन्होंने कराची से। चौधरी मोहम्मद असलम साहब चीफ जस्टिस ज्वाइन किया लाहौर से। सरदार सरफराज साहब चीफ मेट्रोलॉजिस्ट ज्वाइन किया कराची से। अब तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का खत्म हो जाता है, आपको हालात हादरा से अपडेट रखेंगे। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।